जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि एक्चुअल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि एटॉमिक रेडियस से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो एटॉमिक या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं? देखिए, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, दो तरह की एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक इंडिविजुअल आइटम्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम वैलेंसी बात करें तो वैलेंसी आइटम की प्रॉपर्टी है। एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, वो आइटम की प्रॉपर्टी है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब इंडिविजुअल आइटम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है? और ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। और वहीं हम दूसरी बात करें जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम, ये सब क्या है? ये सब पूरे मैटर के अंदर कई सारे आइटम्स जो हैं उनका कलेक्शन के साथ, या फिर मतलब कि ये ग्रुप ऑफ आइटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट में हमें देखना पड़ेगा कि एक आइटम दूसरे के प्रति कितने अच्छे से आकर्षित है, कितना अट्रैक्शन है, मतलब एक आइटम का दूसरे आइटम से रिलेशन है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप ऑफ आइटम्स की प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है ना? तो इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, हालांकि ये इस पर बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना है जो एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल आइटम्स की। एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसी में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम सीखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब इंडिविजुअल आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको भी हम एक एक करके सीखेंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, द प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? तो इन्हीं सब बातों को हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि जैसे लेफ्ट से राइट एटम का रेडियस बढ़ रहा है, घट रहा है, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी किसका घट रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है ना? ये ट्रेंड हम देखेंगे और साथ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की भी कुछ बात हम करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, मेन मकसद है हमारा जो रेडियस है, रेडियस तो हम समझ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? हालांकि इसको निकालने के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ेगी। सिग्मा स्लेटर रूल से निकलता है और स्लेटर रूल आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे कोई भी सवाल आपसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बट उसके मदद से हम काफ़ी चीज़ें अपनी आसान कर सकते हैं, कुछ लॉजिक हम लोग खोज सकते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट क्या। देखो, इन एन एटम, जैसे कि मान लो कोई जैसे ये एटम है, ठीक है ना, ये एक एटम में पहला शेल हो गया, इसका ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, ये चौथा शेल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे क्या हैं इसमें, कई 4 शेल की हम बात कर रहे हैं मान लो, ठीक है ना। अब देखो, बस इतना इमेजिन करो कि इन सब में शेल्स में, इनर शेल्स में कितना है इलेक्ट्रॉन्स, ये हम मैटर नहीं करता, हम बस एक जनरल बात कर दे रहे हैं कि इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल में भी 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है ना? ध्यान से समझना, आउटर मोस्ट शेल में 2-3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल में भी है, उसके अंदर वाले शेल में भी है। अब देखिए, इन एन एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ये 3 है, ठीक है ना, 3 है। इस 3 में से किसी एक की हम एट ए टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 में से किसी एक की हम बात कर रहे हैं एट ए टाइम, और इसको हम लोग टारगेटेड इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। अब हमारा सारा ध्यान इसी पर है, ठीक। अब ये ध्यान से देखो, टारगेटेड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है, ये बीच में सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस, और इसमें मौजूद है सारे के सारे प्रोटॉन्स, यानी न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कि नहीं? सारे इलेक्ट्रॉन पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है। हम किसकी बात कर रहे हैं? टारगेटेड इलेक्ट्रॉन की। ये न्यूक्लियस इसको खींचना चाहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इस पर। अब ध्यान से समझना, ये सेम टाइम पे, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज।
ये न्यूक्लियस जो इसको खींच रहा है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन एक बात बताओ, क्या केवल यही एक अट्रैक्शन का फोर्स है क्या इस इलेक्ट्रॉन पे? बाकी कुछ इस इलेक्ट्रॉन पे कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। ये जो उसी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और मौजूद हैं वो इसको रिपेल कर रहे होंगे कि नहीं? साथ साथ इसके जस्ट अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहे होंगे। इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन भी इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो ऐसा समझो कि मान लो न्यूक्लियस जो है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस जो है मान लो 5 के फोर्स से इलेक्ट्रॉन को, इस टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है। इसका कितना कैपेबिलिटी है, 5 के फोर्स से इसको खींच रहा है। लेकिन क्या ये 5 इसका पूरा लग पा रहा है? जी नहीं, 2-3 तो इसका क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, रिपल्सन लगा दे रहे हैं। यानी ओवरऑल हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है टारगेटेड, उस पर न्यूक्लियस का पूरा चार्ज नहीं लग पा रहा है। आई बात समझ में? इसी बात को हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इन एन एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी टारगेटेड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। At the same time, this targeted electron is also repelled by same shell electrons and inner shell electrons. अब ध्यान से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर और उसके अंदर उसके और अंदर वालों से क्या कर रहा है, इसको रिपल्शन मिल रहा है। और इसी रिपल्शन को क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ये सब जो है इसको शील्ड कर रहे हैं, पूरा अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगने नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ये क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर के ही बराबर होता है, क्योंकि भाई इसमें जो प्रोटॉन्स है वही तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ठीक है ना। बट सारे प्रोटॉन का पूरा असर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीच में उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं, रिपेल भी कर दे रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन टारगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस इज समवॉट डिक्रीज। सही बात है, डिक्रीज हो जा रहा है और घटा हुआ। जैसे कि मान लो 5 का लगा रहा था और 2 का फोर्स ये लोग क्या कर रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे अपोजिट में उसके। तो ओवरऑल न्यूक्लियस का कितना फोर्स लग पा रहा है, ओनली 3। वही 3 क्या कहलाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई जो इफेक्टिव फोर्स लग रहा है वही ना हम बात करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्ट या फिर जेड स्टार से भी डिनोट करते हैं। तो जेड इफेक्ट किसके बराबर होगा, ये भाई न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस लगाना चाहता है और लगा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कुछ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन लगा के उसके फोर्स को कम कर दे रहे हैं, और यही वो रिपल्शन है सिग्मा। सिग्मा ये क्या है, यही है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और सिग्मा यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो कुल मिला के ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ये इलेक्ट्रॉन्स जो उसी शेल में मौजूद है और अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन में मौजूद, उसका रिपल्शन। ठीक है ना। मान लो ये 5 का अट्रैक्शन है, ये 2 का रिपल्शन है, तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, और यही जेड इफेक्टिव हमको सीखना है। क्लियर है, इसको नोट करिए। अब हम स्लेटर रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि स्लेटर रूल आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। 2-4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बस उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे बस। क्लियर है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो कि हम स्लेटर रूल से निकालते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शेल वाइज बना लीजिए। ठीक है, मतलब ऐसे बनाना है। ठीक है ना। 1s 2s 2p, मतलब अबाव प्रिंसिपल जो होता है कॉन्फ़िगरेशन का, वैसे नहीं करना है। 1s 2s 2p, फिर देखो 3s 3p, फिर 3d, फिर 4s 4p, 4d 4f, ऐसे हमको बना लेना है। हालांकि इतनी आगे तक कहानी जाएगी नहीं, 2-4 में जो कराऊंगा बस वहीं तक सीमित है। बट इससे आपको लॉजिक सीख लेना है कि क्या निकल रहा है। Electrons to the right of NS and NP groups are not effective in shielding the NS and NP electron। अब देखो, जैसे कि मान लो ये इसकी बात है, जैसे कि मान लो ये टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाहर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको शील्ड नहीं करेगा ना। ठीक है, उसका इफेक्ट हम लोग क्या मानेंगे, 0। ठीक है ना। इसमें जो शेल मौजूद है और उसके इनर वाले शेल में और इसके इनर वाले शेल में, वो इसको रिपेल, इसका हम स्क्रीनिंग कुछ मानेंगे कि कुछ इस शील्ड कर रहे हैं, इसका हम लोग इफेक्ट 0 ले लेंगे। ठीक है ना। ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स इन NS and NP कंट्रीब्यूट 0.35 टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर 1s। ये केवल हीलियम की बात आएगी, इसको हम लास्ट में बता देंगे, जो कि 0.3 होता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन
n-1th shell contribute 0.85 in screening constant. All electrons in n-2nd and lower shell contribute 1 to screening constant. क्लियर है? इतनी बात है। अब हम चलिए इसको सीख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा। चलिए, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम भी है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम। देखिए सबसे पहले लिथियम, लिथियम का क्या करेंगे 1s2 2s1, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है, ये जो शेल है, ये जो 2s है, ये कहलाएगा n और ये कहलाएगा n-1, ठीक, n और ये n-1। n में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? यही टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है। अब इस शेल में 2s में, मतलब सेकंड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वही टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसी का उसी पे इफेक्ट थोड़ी लगेगा। और ये n है, हमने क्या बताया था, ध्यान दीजिए, इधर लिखा हुआ है ns और np, यानी आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.35, ठीक, बट और उसके अंदर वाले कितना करेंगे n-1 0.85। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये जो nth शेल में है एक ही इलेक्ट्रॉन है और यही टारगेटेड है, तो उसका उसी पे इफेक्ट थोड़ी लगेगा। तो असल में यहाँ पे ये जो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है यही इसको शील्ड कर पाएंगे, इस टारगेटेड इलेक्ट्रॉन को यही शील्ड कर पाएंगे। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किस में है? n-1 में है, और n-1 के लिए कितना होता है कंट्रीब्यूशन 0.85। तो असल में इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ पे 0 इंटू 0.35, ठीक है ना, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शील्ड करने के लिए, प्लस में, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं तो यहाँ पे हम पहला बता देते हैं 2 इंटू 0.85, ठीक है ना। यानी कुल मिला के सिग्मा केवल इसी से आएगा, कितना आ जाएगा सिग्मा 1.7। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.7 यानी कि 1.3। लिथियम के बाद बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम का क्या होता है 1s2 2s2, इसको 2 कर लेना, ठीक है ना, 1s2 2s2। अब ध्यान रखना ये क्या है n और ये क्या है n-1, ध्यान रखना ये 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे शेल के हैं और ये 1s में उसे एक पहले वाले। तो ये n में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक टारगेटेड होगा, उस पे दूसरे का प्रभाव लग रहा होगा। यानी कि जो n में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से एक पर हम इफेक्ट देखेंगे और एक का इफेक्ट देखेंगे, तो ns पे कितना होता है 0.35 और कितने इलेक्ट्रॉन जो इफेक्ट लगा रहे हैं 1, तो 1 इंटू 0.35 प्लस अब ये 1s2 ये n-1 वाला है तो 2 इंटू 0.85, तो ये टोटल आ जाएगा 2.05। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 4 माइनस 2.05 यानी कि 1.95। क्लियर? बोरॉन का, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम फिर बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अब देखो ये जो 2p1 है इसको टारगेटेड इलेक्ट्रॉन बना लिए हम। अब इस टारगेटेड इलेक्ट्रॉन में देखो ये दोनों मिला के ns और np हैं, यानी nth है, ठीक, ये ns np वाले हैं 2s2 और ये 2p1, एक टारगेटेड बन गया। तो ns और np में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो 2 इंटू कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस n-1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85, तो ये आ जाएगा 2.40। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, ये 5 कर लो इसको, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 माइनस 2.4 इक्वल्स टू 2.6। क्लियर? अब हम ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p4। अब देखो ns और np में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक टारगेटेड है, बचे कितने 5, तो 5 इंटू ns np का कंट्रीब्यूशन 0.35 प्लस n-1 में 2 है, 2 इंटू 0.85 ये आ जाएगा 3.45। तो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा 8 माइनस 3.45, तो 4.455 आ जाएगा। क्लियर? सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो ये जो ns np में p में तो है नहीं, तो ns में एक इलेक्ट्रॉन है और वही टारगेटेड है, उसका उसी पे तो इफेक्ट लगेगा नहीं। यानी अब ये जो 2s 2p होगा ये होगा n-1, ठीक, और ये 1s वाला क्या हो जाएगा n-2 एंड रेस्ट, जो उसके n-2 और उसके पहले वाले भी जितने होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 का होता है।
तो खैर 3s पर ये 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन है और ये n-1 वाले हैं, तो 8 इंटू उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.85 प्लस ये n-2 n रेस्ट वालों का 2 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन 1 इक्वल्स टू 8.8। ठीक है, ये कितना आ जाएगा जेड इफेक्टिव, तब इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, तो 11 माइनस 8.8 इक्वल्स टू 2.2। क्लियर। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब ये वही टारगेटेड इलेक्ट्रॉन है और ये ns का है, ठीक है ना, ns का है, तो ns से जस्ट पहले कितने हैं n-1 वाले, ये सब कितने हैं n-1 वाले हैं। ठीक, और ये सारे के सारे n-2 एंड रेस्ट वाले हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन 1 का होगा। ठीक है, तो 4s पर 1 इलेक्ट्रॉन, इस पर इसी का तो लगेगा नहीं, तो कितने बचे n-1 में 6 2 8, तो 8 इंटू उनका कंट्रीब्यूशन n-1 वाले का 0.85 प्लस इधर 6 2 8 2 10 सबका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि n-2 और रेस्ट वाले हैं उससे पहले वाले हैं, तो 10 इंटू 1। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 16.8। जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 19 माइनस इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 माइनस 16.8 ये जाएगा 2.2। क्लियर है, तो ये ध्यान आपको रखना है। अब देखिए कुछ काम की बात है, ठीक है ना, कुछ काम की बात हम बता रहे हैं आपको। काम की बात ये है कि देखो लिथियम, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ये हम पीरियड में चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, लिथियम का 1.3 जेड इफेक्टिव, बेरिलियम का 1.95 और बोरॉन का 2.6। ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है ना। देखो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो मैं जनरली एस और पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, हालांकि डी में भी होता है बट उसमें बहुत ही रैंडम होता है, तो उसकी बात हम एक जनरल वे में कर सकते हैं कि लेफ्ट से राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। एस और पी के लिए ही आप लोग इसको चीज को सीरियस लेना है, ठीक है ना। अब हम अगर ग्रुप में बात करें, देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन, फिर उसके बाद भी ऑक्सीजन तो राइट साइड ही ना है उसके, फिर ये बढ़ गया, तो मतलब लेफ्ट से राइट जो जेड इफेक्टिव हो रहा है वो बढ़ता है। इतना बस ध्यान रख लो कि लेफ्ट से राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्लियर। और देखो ध्यान से कितना बढ़ा, अगर मैं जस्ट कंटिन्यूअस मेंबर की बात करूं तो 1.3 से 1.95 हो गया, कितने का अंतर आ गया, मतलब 0.65 बढ़ गया। फिर बेरिलियम से बोरॉन जस्ट अगला मेंबर है, कितना बढ़ गया, फिर यहाँ पे देखो 1.95 से 2.6, तो ये फिर से 0.65 बढ़ गया। तो यानी कि एस और पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो जस्ट लेफ्ट से राइट यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ जस्ट अगले मेंबर का कितना जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, 0.65 बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ग्रुप में अगर हम बात करें, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब देखो लिथियम की बात करें तो 1.3 जेड इफेक्टिव आ रहा है, बट देखो सोडियम का 2.2 आ रहा है, पोटेशियम का 2.2 आ रहा है। इनफैक्ट उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2.2 ही आएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट यानी कि पीरियड में तो बढ़ता है और ऊपर से नीचे क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। बट ये लिथियम का छोड़ दें तो तभी तो, क्योंकि हमने बोला था कि भाई जो भी चीज़ें हमको ग्रुप में चेक करनी होती है वो सेकेंड पीरियड के बाद चेक करते हैं, क्योंकि टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, और कुछ और बातें कर लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। जैसे देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये जो 3D का होता है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। देखो वैसे तो डी ब्लॉक का सारा चीज़ हमको अलग से पढ़ना पड़ता है, बट एक जनरल चीज़ आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाए। ये बताओ स्कैंडियम में ये एटॉमिक नंबर 21, ये 22, ये 23, फिर हम चलते जाएंगे तो 24, 25, 26। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बढ़ रहा है, ध्यान दो। स्कैंडियम में 3D1, 3D2, ठीक है ना, 3D3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वो किस में बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, वो n-1th शेल में ही ऐड हो रहा है ना। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 में सिग्मा का, ठीक है ना। यानी अगर हम इन 3D सीरीज की बात करें तो
स्कैंडियम से जब हम जिंक तक बढ़ते हैं तो सिग्मा कितना बढ़ेगा भाई? 0.85 बढ़ रहा है, ठीक है ना। सिग्मा इंक्रीज 0.85, ठीक, क्योंकि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। वो किस में बढ़ता जा रहा है? पेनल्टीमेट शेल में। तो 1 इंटू 0.85, यहाँ पे 2 इंटू 0.85, बाकी सब तो कॉमन है। 3 इंटू 0.85, बाकी सब तो कॉमन है। तो 0.85 सिग्मा बढ़ता जा रहा है। तो और एटॉमिक नंबर कितना बढ़ता जा रहा है? 1। भाई जाहिर सी बात है, स्कैंडियम से टिटेनियम 0.85 सिग्मा बढ़ गया, तो स्कैंडियम से टिटेनियम 21 से 22 हुआ ना, एटॉमिक नंबर तो 1 बढ़ा। जेड इंक्रीजेस बाई 1, तो जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा? ये 1 बढ़ रहा है, ये 0.85 बढ़ रहा है, तो 1 माइनस 0.85 यानी कि 0.15 का इंक्रीज हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट से राइट एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ कितना जेड इफेक्टिव बढ़ता है? 0.15 बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो देखो, कार्बन में 2p2, 2p3, फिर नाइट्रोजन में फिर 2p4। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं, और आउटर मोस्ट शेल में यानी nth शेल की बात करें तो सिग्मा कितने से बढ़ता है? इंक्रीज बाई, ठीक, कितने से बढ़ता है? 0.35 से, ठीक। और एटॉमिक नंबर तो भाई लेफ्ट से राइट जैसे बढ़ेंगे तो एक ही बढ़ेगा ना, ये तो एक ही बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव कितना मिला? 1 माइनस 0.35 यानी कि 0.65। आई बात समझ में? यानी कि एस और पी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाई 0.65। ये हम अभी देख भी चुके हैं, पीछे हम बता रहे थे इसको। क्लियर है? सिमिलरली ध्यान से समझिए, ये बात समझिए कि एस और पी ब्लॉक में तो आपको ये क्लियर हो गया, डी में, और बाकी एफ में तो बहुत सारा जो है उसमें तो आप इनर पेनल्टीमेट शेल में जाता है, तो जितना बढ़ा उतना घटा। हालांकि हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे अभी, वहाँ पे आपको सेपरेटली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो हाँ, एक हीलियम का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हीलियम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हम बताए थे, वो जैसे 1s के लिए बताया ना 0.3, तो हीलियम का क्या होता है? 1s2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन टारगेटेड और एक का इफेक्ट, और यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.3 का होगा, ठीक है। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? 0.3 का, 0.35 नहीं 0.3। और भी एक खास बात है, जेड इफेक्टिव कहाँ ऑब्जर्व नहीं होता है? इज नॉट ऑब्जर्व्ड। जेड इफेक्टिव नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। सिग्मा नॉट ऑब्जर्व्ड। जहां पर जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको शील्ड करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई सिग्मा ऑब्जर्व नहीं होगा। इनफैक्ट जितने भी एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज होंगे, जो आपने बोर मॉडल में पढ़ा था ना, हाइड्रोजन हो गया He+, Li+2, Be+3, इन सब में कोई भी सिग्मा ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको कौन शील्ड करेगा? शील्ड करने वाला कोई अदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं मौजूद। क्लियर है? तो इतना आप समझ जाइए, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और एटॉमिक रेडियस हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।